पश्चिमी हिमालय का दिल कहा जाने वाला हिमाचल प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है। खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा ये प्रदेश अपनी संस्कृति की संपन्नता लिए हुए है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में कृषि का प्रमुख स्थान है, जिससे लगभग 70% जनता जुड़ी हुई है। प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 22.1% इसी क्षेत्र से आता है। कुल भूमि में से 9.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आता है, जिससे 9 लाख से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। ये है ऊना जिले का अंभेरा रामकिशन गांव। कभी यहां लोग सामान्य खेती किया करते थे, मगर अब इस गांव में विविधीकरण ने पांव पसारे हैं। कृषि में बदलाव के दौर को यहां एक किसान भाई दीनानाथ शर्मा ने अपनाया और प्रोटीन भरे तैरते मोती यानी मछलियों से लेकर चमचमाते मोतियों तक का उत्पादन कर दिखाया। एक दफा मछली वाले भी आ रहे थे इधर, तो उनको मिल गया हमारी खड्ड में एक सीप। उन्होंने उठाया, मैंने कहा ये क्या करेंगे आप लोग? इसमें मोती होता है। मगर ठीक होता होगा। हिलोरे लेती विचारों की इन लहरों ने भाई दीनानाथ का ध्यान मछली पालन की ओर आकर्षित किया। जरूरत थी तो सही दिशा निर्देश की, सलाह की, तकनीकी ज्ञान की। तो फिर जब देखा, मैंने कहा ये तो हमारी खड्ड में पड़े हुए हैं, तो खड्ड में से कोई 2 किलो में उठा के ले आया बड़ी खुशी से। मैंने कहा भाई ये तो जरूरी जांच करने वाली बात है। आखिर मैं टिकट बुक कराया, गड्डी में बैठा था गणेश पर जब वहाँ चल गया तो फिर मेरा मन कच्चा पक्का हो गया, क्योंकि वो आदमी और जैसे, बोली भाषा और जैसी। फिर उन्होंने हमारे को वो फॉर्म दिया, कागज कि ये इसकी कंप्लीट करके भेजो और फिर हम आपको सिखलाएंगे, ट्रेनिंग देंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। चले आए। कड़ी से कड़ी जुड़ी और मजबूत लड़ी बनने लगी। तकनीकी ज्ञान पाकर पहले खेत के रेतीले भाग में तालाब का निर्माण कराया गया। पूरी मापतौल के बाद मतलब के तालाब बन गए, मगर वो खाली थे। जरूरत थी पानी की। कहते हैं जहां चाह वहां राह। खेत के पास ही नाला बहता था, अल्हड़ पहाड़ी दरिया। बस फिर क्या था, नाले में पंप लगा, पाइप सहारे पानी तालाब तक पहुंचा दिया। तालाब भरे तो बात आगे बढ़ी। छोटा सा तालाब था एक हमारे पशुओं के पीने के लिए, तो उसमें डाली हुई थी मच्छी। वहाँ सीप तैयार हो गया, इतना इतना लंबा सीप, पानी से भरा। पहले से तैयार था, हमारे को क्या पता था इसका। पर आगे जैसे पहले देखा मैंने तो सीप पर वो हमने ऑपरेशन किया, उसका मोती शुरू हो गया जी बढ़ना। आसमां को छूने वाले भला पहाड़ों की चोटियों तक कहां ठहरते हैं। भाई दीनानाथ भी उनमें से हैं जो कुछ और कुछ की चाह रखते हैं। यूं भी ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती। जहाँ जे मिठा पानी है, मिठा जल है, वहाँ उस बूंद से जरासीम दिखता है। वो जरासीम के लिए चाहिए मछली। मछली के ऊपर उसका छोटा सा सिप्पू बनेगा, जैसे जूई होती है। वो फिर छूट जाएगा और नीचे वो तब पड़ जाए तो बड़ा होगा और ऊपर मच्छी तरती रहेगी। सीप तैयार हो जाएगा। जब 5 साल का हो जाएगा तब काबिल ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन करेंगे इसका, फिर इसमें मोती 4 मोती 5 मोती 7 मोती तक कर, तो मैंने भी निकाला है, लेकिन सुना है कि 14 भी मोती निकलते हैं। जब पहले साल में निकाले थे 16 पीस जी, एक साल में 16 निकले कंप्लीट। दूसरे साल में 316, चौथे साल में 600। भाई दीनानाथ ने पानी में पॉलीकल्चर फार्मिंग की नई राह देखी। करके देखो की तर्ज पर मछली पालन के साथ साथ पर्ल कल्चर यानी मोती संवर्धन भी प्रारंभ कर दिया। मोती पालन ने तो भाई दीनानाथ की दुनिया ही चमका दी। एक तो ज्ञान, उस पर लगन, तिस पर मेहनत। कुल मिलाकर दीनानाथ की आय में कई गुना बढ़ोतरी होने लगी। ये मोती, ये सब मोती का पक्की पहचान है। ये देख, ये रंग, ये आर्या रंग, रंग 3 घुमरे ना 3 रंग, ये मोती का पहचान है। ये जो सीप है मोती हर सूरत देगा। और इसी मोती की उम्र जो है वो 7 साल है।
1 2 3 4 5 6 ये 7 है। सबसे बड़ा मोती देगा ये सबसे बड़ा मोती देगा। CPS है, मैंने ऐसी क्वालिटी ऐसी है और हमें पता चल जाता है कि ये सीप मोती धरने वाला है या कि नहीं है। 100 में से इसमें 40 बिल्कुल पक्के निकलेंगे, ऊपर हो सकते हैं लेकिन कम ही नहीं होंगे। जो कंडम होगा, कोई माड़ा फ्रैक्चर हो गया, उसको इसमें मानेंगे नहीं, मोती नहीं बनाएंगे उससे, उसका फिर दवाई बनेगी, दवाई में जाए। जो सेल है ये निकाल के, मोती निकाल के ये वेस्ट नहीं जाता है, इसका हम निकुल से बनाते हैं, जो डालते हैं इसमें वो इसका बनता है। 9.5 रत्ती का मोती है वो 9,500 का होगा। जो 10 रत्ती का बन जाएगा तो वो 10 लाख का हो जाएगा। सर्टिफिकेट भी दिया और बहुत हौसला बधाई की उन्होंने कि अगर आपकी कोई भी मदद हम करेंगे। मैं कहा मार्केट की है, बोले इसके बारे में हम करेंगे, तो माल तैयार करो अच्छा, फिर हम ऑक्शन रख देंगे जैसे जे बाकी देश करते वैसे करेंगे। और मेरा नाम पता जो है सारा नंबर भेज दिया, ऑटोनेट पे क्या बोलते हैं उसे। ये मोती है गले में डालने वाला, लॉकेट में ये काट के ऐसा बनाएगा कि गले में डालते हैं। तो इसकी कीमत 5,000 ओलव छोली है। ये जो दूसरे वाला ये मुंडी वाला ये जो है ये मुंडी में चलेगा, इसकी कीमत है 1,000 रुपया पर रत्ती। इसको पूरे 5,000 का, यानी ये लगभग 6 रत्ती का होगा। ये मछली तो मछली, मोतियों की भी चमक। मिलवा खेती की राह पर चले दीनानाथ ने दोनों हाथों धन समेटने की राह देख ली है। कभी केवल मछलियों से आय होती थी, मगर अब मोती भी बिक रहे हैं। Our vision is to make Indian freshwater aquaculture globally competitive through developing eco-friendly and economically viable fish production systems for enhancing incomes and nutritional security. आज इस एरिया में हम मछलियों की 24 प्रजातियों से भी Today, ज्यादा पर काम कर we रहे are हैं working on more than और हमें 24 गर्व है species of कि fish हमने in काफी this सारे campus, टेक्नोलॉजिकल पैकेजेस को and we are proud देश that भर we के have किसानों developed के a लिए number of विकसित किया है, technological packages जिससे which आने are वाले ready to समय be में adopted किसानों by को farmers in the country. सकेगा। समुद्र तल से लगभग 1,500 मीटर ऊंचे हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। खूबसूरत पहाड़ियों पर सीना ताने खड़े चीड़ के वृक्ष मानो स्वागत के लिए खड़े हों। हमेशा से विदेशियों को आकर्षित करते इस शहर की विशेषता है यहां पर होती 100 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा और उससे मिलती भरपूर जल उपलब्धता। यही कारण है कि यह क्षेत्र हमेशा से सब्जियों के लिए उपयुक्त रहा है। आप ये उतरती पहाड़ी देख रहे हैं ना, ये सीधी यहां के छोटे से गांव कायलर को जाती है। तो आइए चला जाए इस गांव में। थोड़ा अतीत में ले चलता हूं। इस गांव का एक बच्चा था, एकदम साहसी, कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाला। नाम था बहादुर सिंह वर्मा। यह बात सन 1962 की है। बहादुर पढ़ता था, मगर अचानक पढ़ाई छोड़ खेती का मन बना लिया। जमीन थी मगर पत्थर भरी, पर बहादुर है, हिम्मत ना हारी। पिता को ढांढस बंधाया। आखिर एक प्रेरणा जो सामने थी। अपने इसी जुझारू स्वभाव के कारण बहादुर सिंह कठिन परिश्रम करते हुए अपनी खेती से लगातार भरपूर उत्पादन लेते रहे और आज वे एक सफल किसान के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। पिताजी ने कहा कि हमारे पास ज़मीन भी नहीं है और कैसे आपका गुजारा होगा आगे, तो क्या करें और कैसे होता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या कहीं जाके लेबर का काम करना पड़ेगा ताकि शाम को घर में आकर रोटी खाने को मिले। फिर मैंने सोचा कि जो मेरे पास ज़मीन है क्यों ना मैं उसको ही डेवलप करूं, अच्छी किस्म की बनाऊं उसको और अच्छी किस्म की बना के उसमें सब्जियां पैदा करूं। किताबी ज्ञान से हटकर भाई बहादुर सिंह वर्मा ने जो भी सीखा स्वयं करके सीखा। पिता से मिले उजड़े पत्थर भरे खेत में उन्होंने सब्जियों से जुड़े
हर ज्ञान को प्रयोग की कसौटी पर खरा उतारा। भाग्यवाद की बैसाखी को दूर हटा अपना भाग्य स्वयं बनाने वाले भाई बहादुर सिंह ने वर्ष 1962 के बाद से ही सब्जियों की वैज्ञानिक खेती शुरू कर दी थी। तो मैंने उसमें पौधे लगाने शुरू किए, फलदार पौधे, और मेरी इच्छा ये थी कि मैं इसमें जो भी फसल उगाऊं वो इतनी अच्छी हो जो आम लोगों के यहाँ ना होती हो। ये मुझे वैसे शुरू से ही कुछ ऐसी भूख थी कि मैं कुछ ज़्यादा जान पाऊँ और लोगों से ज़्यादा जान पाऊँ। तो मेरी इच्छा यही होती थी कि जहाँ से भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ मिलता था उसको मैं सीख के आता था। मैं कहीं भी जाता था तो अपने जिम्मेदारियों के बारे में ही कुछ ज़्यादा सोचता था, ताकि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जो मैं अगर पढ़ लिख भी नहीं सका तो भी मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो लोगों की नज़र में आए। लीक से हटकर काम करने वाले भाई बहादुर सिंह ने खेती में भी विविधीकरण को महत्व दिया। उन्होंने देसी सब्जियों के साथ-साथ विदेशी सब्जियों को भी अपनाया। पर्यटन का गढ़ और पहाड़ों की रानी शिमला से सटे होने के कारण विदेशी पर्यटकों के बीच ब्रोकली, लाल गोभी, लेम्फूस जैसी विदेशी सब्जियों की मांग बराबर बनी रहती है। इसका लाभ बहादुर सिंह को खूब मिलता है। बात यही नहीं थमती। पिछले कुछ वर्षों से बहादुर भाई ने सब्जियों के गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन में महारत हासिल की है। गोभी का प्रति बीघा अधिकतम बीज पैदा कर उन्होंने विश्व में रिकॉर्ड भी बनाया है। गोभी का बीज हम इसलिए उगाते हैं और इस पूरे एरिया में उगाते हैं लोग कि अगर एक फूल, एक पौधा अगर सीज़न में जब वो तैयार होता है, अगर उसको मार्केट में ले जाते हैं सब्ज़ी के लिए बेचते हैं तो मुश्किल से 5 रुपए से 10 रुपए तक वो एक पौधा आपको पैसा देगा, लेकिन वो 3 महीने में तैयार हो जाएगा। और अगर हम इसको बीज के लिए रखते हैं, बीज के लिए वैसे तो इसका प्रोसेस अलग अलग है, इसकी काट छांट होती है, स्प्रे की जाती है, 9 महीने में इसका बीज तैयार होगा। लेकिन अगर उसकी अच्छी पैदावार हो जाती है तो एक पौधा 100 रुपये तक भी आपको बीज दे सकता है। 100 रुपये का भी वो बीज होता है। उसमें शर्तें यही हैं कि वो किस किस्म का बीज है, उसी किस्म के हिसाब से वो आगे बिकेगा, किस मौसम के लिए वो बीज बना है। तो वो बीज बनाने में हमें फ़ायदा है, क्योंकि बीज का तो फिक्स है कि 100 रुपया तो उसमें कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। ये अभी हमने धनिया लगाया है, इसमें आप देख रहे होंगे, तो वो सिर्फ इसलिए है कि इसमें जब हाइब्रिड हम बनाते हैं तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन होती है, मक्खियाँ जो करती हैं। तो इस धनिया को लगाने से सिर्फ एक ही मतलब है कि जब इसमें गोभी में भी फूल आएगा और इस धनिया में भी फूल आएगा तो इसके ऊपर, धनिया के ऊपर एक छोटी मक्खी आती है और वो पॉलिनेशन करती है और वो बहुत दूर तक भी नहीं जाती। मतलब यहाँ का पोलन दूसरी जगह नहीं ले जाएगी, यहाँ का पोलन या तो धनिया के बीच में ही डालेगी या फिर वो जो गोभी के फूल हैं जो फलियाँ लगने से पहले आता है उसमें पॉलिनेशन करती है, उससे इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी मैंने पिछले दिनों अपने यहाँ ट्रायल किया है कि 117 किलो एक बीघा से, 800 स्क्वायर मीटर से 117 किलो बीज बनाने का मेरा रिकॉर्ड है। अभी तक ये किसी ने नहीं बनाया। तो एक तो ये फ़ायदे में इसलिए है कि थोड़ी ज़मीन से ज़्यादा पैदावार निकली, और जब ये गोभी लगती है तो एक जिम्मेदार के पास इतना काम भी नहीं होता, वो टाइम का भी फ़ायदा उठाता है, व्यस्त रहता है अपनी खेती बाड़ी में। वो ये ऐसे टाइम में लगती है जबकि ज़मीन भी थोड़ी खाली होती है, और उस खाली ज़मीन में ये जिम्मेदार जो है फ़ायदा उठाता है। और दूसरे ये है कि जैसे आपके पास ज़मीन है, एक ही फसल लगाते रहते हैं तो फसल का बदलाव चक्कर जो है, फसल चक्कर जो है, उसमें भी ये फ़ायदा देगा। क्योंकि अगर इसमें बदलाव का ये चक्कर लगता रहेगा तो उसमें पैदावार ज़्यादा होती है, चाहे वो किसी दूसरी फसल की बात करें या गोभी की बात करें। तो मैंने तो इतना देखा कि जहाँ मेरा 117 किलो का ये रिकॉर्ड बना, मैंने कोशिश की, क्योंकि जैसा मैं आम लोगों को समझाता भी हूँ, कहता भी हूँ कि आदमी को कुछ जानने की भूख होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मैं
इस चीज़ को तैयार कर रहा हूँ तो इसकी जड़ तक जाऊँ, इसके असली बात तक जाऊँ कि वो कहाँ से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है, मैंने एक पौधा गोभी का जो एक पौधा है उससे 230 ग्राम बीज लिया है। ये नहीं कि पूरे खेत से 2 पौधे छांट लिए और उसमें 230 ग्राम बीज लगा हो, लेकिन पूरे 1 बीघा में या 1 एकड़ में जितनी भी गोभी लगी है उसमें 230 ग्राम के हिसाब से मैंने बीज लिया है। ये भी एक रिकॉर्ड है और मेरे पास इसके फ़ोटोज़ पड़े हैं, सर्टिफिकेट्स बने हैं जो यूनिवर्सिटी वो आके हमें देती है, प्रोत्साहित करती है। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। भाई बहादुर सिंह ने इसे भरपूर चखा है। कृषि में उनकी सफलताएं एक मिसाल हैं, अद्वितीय हैं, अनुपम हैं। इसलिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। देश की शीर्षस्थ कृषि संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उन्हें सफल किसान के लिए विशिष्ट पुरस्कार से भी नवाजा गया है। वहीं योजना आयोग की एक उप समिति द्वारा कृषि नीति पर उनकी सलाह भी ली गई है। वो अपने कर्म को सबसे बड़ा पुरस्कार मानते हैं और किसान भाइयों को वैज्ञानिक ढंग से खेती की सलाह देते हैं। मुझे बड़े अच्छे नेशनल प्राइज़ मिले। उसके बाद फिर अच्छा पता लगा कि उस वक्त 100 रुपये प्राइज़ होता था, अब तो लाख लाख रुपए प्राइज़ मिले। तो लोगों में भी बड़ी चर्चा हुई कि इतना प्राइज़ मिला। मैंने उन्हीं दिनों एक अपनी गाड़ी खरीदी, तो गैरेज में बंद थी जिस दिन मैं बॉम्बे से पहला प्राइज़ लेके आया, नेशनल प्राइज़। तो जब मैंने गाड़ी में इधर उधर आना जाना शुरू किया, लोगों को ये हुआ कि आपको गाड़ी भी मिली। तो मैंने उनको ये जवाब नहीं दिया कि ये मैंने अपने पैसे से खरीदी, लेकिन वो कैश जो मिला वो अलग चीज़ थी, गाड़ी तो मेरे अपने घर की थी। लेकिन लोगों में जागरूक होने के लिए भाई यही भी अच्छा है अगर मैं ये कह दूँ कि हाँ जी मुझे गाड़ी भी दी उन लोगों ने, ताकि तुम भी गाड़ी लो, तुम्हारे को भी गाड़ी मिले और तुम भी अच्छा काम करो खेती बाड़ी में, ताकि अपना जीवन बना सको, अच्छा अपना स्टैंडर्ड कर सको। सफल कर्म उत्तम विचार, यही है भाई बहादुर सिंह की सफलता का आधार। माटी से जुड़ माटी के सहारे राष्ट्र को समर्पित ये व्यक्तित्व अपनी सफलता को दूसरों का आदर्श बना रहा है। उनके साथी किसान उन्हें न केवल किसान बल्कि वैज्ञानिक भी मानते हैं। कृषि के बारे में उनका कहा साथियों के लिए पत्थर की लकीर है। आखिर उन्होंने पहाड़ों के बीच पत्थर हटा पहाड़ से जिंदगी जो बिताई। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। पूसा संस्थान का जो कृषि विज्ञान मेला है ये 26, 27 और 28 फरवरी 2014 को होने जा रहा है। और ये एक ऐसा मेला है जहाँ आपको कृषि की सभी तकनीकी एक जगह मिलेगी। आपके जो भी मन में संशय हैं, सुबह हैं, सवाल हैं, उनके जवाब मिलेंगे और आपको बहुत सी नई नई जानकारियाँ मिलेंगी कि भविष्य में कृषि में क्या होने जा रहा है। तो इस मेले का पूरा लाभ उठाएं, पूरा आनंद उठाएं। खुशबू की फुहार में
स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर।